गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का पाठ 2 परमाणु संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये पाठ बच्चों आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी व्याख्या हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप लोग देखेंगे कि ये चैप्टर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ये चैप्टर आपने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए केमिस्ट्री आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी और केमिस्ट्री आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगेगा कि केमिस्ट्री हम कैसे पढ़ें। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी बात बच्चों आपको बता दें कि इस पाठ को जो आप पढ़ने चल रहे हो, इसमें आपको बताएं कि ये कम से कम 3 से 4 नंबर का सवाल इसमें हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, प्लस आपके कंपटीशन में जब आप कंपटीशन में जब बैठते हो तो उसमें भी ये पाठ आपका एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए बच्चों आप लोग पूरे वीडियो को आप लोग देखोगे और सारी बातों को यहाँ पर हम आपको अलग अलग तरीके से तोड़ तोड़ के बताने की कोशिश करेंगे। और हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर आप पूरे वीडियो को अच्छे ढंग से देखते हो, मन लगा के देखते हो, तो आपको पूरा चैप्टर 100% आपको समझ में आएगा। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। बट बच्चों, वीडियो को बीच से छोड़ेंगे नहीं और पूरी बात को हम सुनेंगे और अच्छे से उसको कॉपी में नोट भी करते चलेंगे। जैसा कि बच्चों ये परमाणु संरचना, पाठ का नाम है परमाणु संरचना। इसको आज हम लोग शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हम परमाणु संरचना को पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। और बच्चों पाठ थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इस पाठ को कम से कम 3 से 4 पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे, ताकि सारे पाठ को हम लोग अच्छे से कवर कर सकें और कोई भी चीज छूटने ना पाए, ताकि एग्जाम में ये ना हो कि हमने ये चीज नहीं पढ़ा है। तो आज इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो बच्चों इस पाठ की शुरुआत हम पदार्थ से करेंगे, छोटा सा चर्चा करेंगे, जो कि हम पहले पाठ में पदार्थ के बारे में बता चुके हैं। अगर आप लोग पदार्थ के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारा जो पहला पाठ है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पर एक छोटी सी चर्चा हम पदार्थ के बारे में कहेंगे बच्चों, कि पदार्थ वे होते हैं जिनमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं। ये बातें मैं बहुत ही डिटेल में पहले चैप्टर में हमने आपको बताया, पदार्थ के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको बताया है। तो पदार्थ के बारे में 2 चीज मैंने बताई है। एक तो पदार्थ वे होती हैं जिनमें द्रव्यमान हो, और दूसरा बच्चों होता है स्थान घेरते हो, स्थान घेरते हो। कहने का मतलब वे सभी वस्तुएं पदार्थ होंगी जो द्रव्यमान, कुछ ना कुछ जिनका द्रव्यमान होता होगा और जो कुछ ना कुछ स्थान घेरते होंगे। इसके बाद बच्चों आपको हम बताएं कि पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं, आप इसको भी याद रखिए। द्रव्य, द्रव्य को आप द्रव ना समझें, क्योंकि द्रव एक अवस्था है और द्रव्य क्या है, एक पदार्थ है। जैसा कि बच्चों ये आपका ये मार्कर है, पदार्थ है एक। स्थिति क्या होती है कि अगर हम किसी भी पदार्थ को, अगर मान लीजिए ये पदार्थ है, इसको अगर हम तोड़ें तो तोड़ेंगे तो एक मार्कर है, 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा। तो अगर हम लगातार इसको अगर तोड़ते ही जाए किसी भी पदार्थ को, तो एक ऐसी अवस्था आती है जब उसे और अधिक तोड़ना असमर्थ हो जाते हैं हम लोग। कहने का मतलब तोड़ते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है बच्चों कि हमें एक ऐसा कण प्राप्त होता है, एक ऐसा छोटा कण प्राप्त होता है कि उसे हम दोबारा और अधिक तोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं होती है कि उसे हम तोड़ सकें। तो जो वो सूक्ष्मतम कण प्राप्त हुआ बच्चों, जिसको और अधिक ना तोड़ा जाए, उसी को हमारे जॉन डाल्टन साहब ने क्या कहा, परमाणु कहा। जॉन डाल्टन साहब ने सबसे पहले उन्हीं सूक्ष्मतम कणों को एक नाम दे दिया। क्या कहा, सूक्ष्मतम कणों को बच्चों परमाणु शब्द दिया। किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ये एक बहुत ही
प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इन्होंने बताया कि अगर किसी भी पदार्थ को अगर हम तोड़ते जाएं तो एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमको एक बहुत ही सूक्ष्मतम कण प्राप्त हो जाता है, जिसको और अधिक तोड़ना असंभव हो जाता है। और उन्हीं सूक्ष्मतम कणों को जॉन डाल्टन ने क्या कहा, परमाणु शब्द उन्होंने कहा। अब बात परमाणु की, ये तो जॉन डाल्टन ने बताया कि वो छोटे से छोटा कण जो बिल्कुल सबसे छोटा होता है, उसके बाद उसे हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, उन्हीं सूक्ष्मतम कणों को उन्होंने परमाणु कहा। परमाणु को हम लोग पढ़ते हैं एटम, जो कि लगता तो अंग्रेजी का वर्ड है, लेकिन वास्तविक रूप से ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये लैटिन भाषा का वर्ड है। ये अंग्रेजी नहीं है, बल्कि ये कैसी भाषा का है, लैटिन भाषा का है। और एटम का अगर अंग्रेजी में अगर इसका रूपांतरण करें तो एटम को हम लिखते हैं नॉट डिविजिबल। नॉट डिविजिबल कहने का मतलब ये तो लैटिन है, एटम लैटिन है, और ये आपका इंग्लिश वर्जन है, अर्थात ये अंग्रेजी का रूपांतरण है। अगर इंग्लिश में रूपांतरित करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, नॉट डिविजिबल। और नॉट डिविजिबल को अगर हिंदी में देखें तो क्या लिखेंगे इसको, जिसे तोड़ा ना जा सके। जिसे तोड़ा न जा सके कहने का मतलब अगर इन तीनों को देखें तो आप देख रहे हैं कि परमाणु तो हिंदी शब्द है, परमाणु जो है ये हिंदी शब्द है, और जॉन डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ का ये सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, इससे छोटा कोई और दूसरा कण पदार्थ का हो ही नहीं सकता है। और इसको लैटिन भाषा में हम एटम कहते हैं, और इसी एटम को जब हम इंग्लिश में रूपांतरण करते हैं तो क्या इसका मतलब होता है, नॉट डिविजिबल। और नॉट डिविजिबल को अगर हिंदी में अगर देखते हैं तो जिसे तोड़ा न जा सके। तो ओवरऑल अगर सबको मिला के अगर हम देखें तो परमाणु की एक छोटी सी परिभाषा हमारे सामने आ जाती है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे तोड़ा ना जा सके, अर्थात इतना सूक्ष्मतम है कि उससे ज्यादा उसको हम ना तोड़ सकें, उसी सूक्ष्मतम कण को जॉन डाल्टन ने क्या कहा, परमाणु शब्द कहा। तो बच्चों जॉन डाल्टन ने एक बहुत बड़ी बात बताई थी कि ये परमाणु जो होते हैं ये पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण होता है। अगर कोई भी पदार्थ है वो किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, चाहे वो द्रव अवस्था में हो, चाहे वो गैस अवस्था में हो, अगर वो पदार्थ है या द्रव्य है उसको हम विभाजित करें, उसको तोड़ें, तो तोड़ते 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 एक सूक्ष्मतम कण हमें प्राप्त होता है, जिसको और अधिक तोड़ना सामर्थ्य नहीं होता है, और उन्हीं सूक्ष्मतम कण को जॉन डाल्टन ने परमाणु कहा। ये तो परमाणु की एक छोटी सी अवधारणा हुई, किसके अनुसार, जॉन डाल्टन के अनुसार। तो जॉन डाल्टन के ने जो बताया उसको इन्होंने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत कहा गया। अब उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर नोट करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए। तो जॉन डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है बच्चों। डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन का परमाणुवाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि डाल्टन का परमाणुवाद क्या था। परमाणुवाद का मतलब परमाणु के बारे में, अर्थात डाल्टन साहब ने परमाणु के बारे में क्या कहा था उसी के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो पहली बात तो डाल्टन ने कहा था परमाणुवाद में कि परमाणु जो होते हैं वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होते हैं। कहने का मतलब परमाणु सभी पदार्थों के सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं। उन्होंने पहली बात बताई थी अपने परमाणुवाद में कि परमाणु जो होते हैं सभी पदार्थों के, अर्थात दुनिया पूरे ब्रह्मांड में जितने पदार्थ पाए जाएंगे जो परमाणु होते हैं सभी पदार्थों के सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, अर्थात इनसे छोटा, परमाणु से छोटा पदार्थ का कोई दूसरा कण नहीं होता है। दूसरी बात परमाणुवाद में क्या बताया गया डाल्टन के, दूसरी बात इन्होंने बताया कि परमाणु जो होते हैं, परमाणु अविभाज्य होते हैं।
परमाणु अविभाज्य होते। अविभाज्य का मतलब होता है जिसे विभाजन न किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, उसको उन्होंने बताया कि परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। अर्थात परमाणु ही सबसे छोटे होते हैं, उनको दोबारा विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर उनको दोबारा विभाजित कर देंगे, दोबारा तोड़ देंगे तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने दूसरी बात बताई कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। तीसरी बात इन्होंने क्या बताई थी कि परमाणु गोलाकार होते हैं। आकार के बारे में इन्होंने बताया था कि परमाणु गोलाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, परमाणु गोलाकार होते हैं। तीसरी बात इन्होंने अपने परमाणुवाद में बताया कि परमाणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, इनकी जो शक्ल होती है गोल होती है। और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने बताई थी, उन्होंने बताई थी कि परमाणु जो होते हैं ये उदासीन होते हैं। कहने का मतलब इन पर ना तो धनात्मक आवेश होता है और ना तो ऋणात्मक आवेश होता है, बल्कि क्या होता है, उदासीन होते हैं। तो परमाणु विद्युत उदासीन, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। बच्चों ये जो आप देख रहे हो, ये चार बातें कौन बताया था, जॉन डाल्टन ने। सबसे पहले परमाणु पर उन्होंने अपनी एक जो भी खोज की, जो भी उन्होंने रिसर्च किया, परमाणुओं पर जो भी उन्होंने कार्य किया, और कार्य करने के बाद उन्होंने कुछ बातें बताई, और उन्हीं बातों को क्या कहा गया, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत, यानी एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में अर्थात परमाणुओं के बारे में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहा गया, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। आपसे पूछा गया है, कई बार आपसे पूछा गया है कि डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत क्या है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिखोगे कि सबसे पहले परमाणुओं पर अध्ययन जॉन डाल्टन ने किया, और उन्होंने जब परमाणुओं पर अध्ययन किया तो उन्होंने कुछ बातों को एक नियमबद्ध तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहा गया, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत कहा गया, जो निम्नलिखित है। पहली बात उन्होंने क्या बताई कि परमाणु सभी पदार्थों के सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं। अर्थात कोई भी पदार्थ हो तो उसका जो सबसे छोटा कण होगा वो क्या होगा, परमाणु होगा। कोई भी पदार्थ, यही है आपका ये मार्कर है, आपका ये ब्लैक बोर्ड है, तो कोई भी पदार्थ हो अगर उसको हम तोड़े तो सबसे सूक्ष्मतम क्या है, परमाणु है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य, अब उससे ज्यादा विभाजन और कुछ संभव नहीं है। अगर हम पदार्थों को तोड़े तो तोड़ते तोड़ते एक ऐसी स्थिति आ जाती है, एक ऐसा कण प्राप्त हो जाता है जिसको और अधिक तोड़ नहीं सकते हैं। अगर और अधिक तोड़ेंगे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अर्थात परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। तीसरी बात उन्होंने क्या बताया कि परमाणु जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं, उनकी जो शक्ल होती है, उनका जो आकार होता है वो गोल होता है, लंबा नहीं होता है बल्कि गोल होता है। और चौथी बात उन्होंने बताया कि परमाणु जो होते हैं ये विद्युत उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब बच्चों ये होता है कि उन पर न तो धनात्मक आवेश होता है न तो ऋणात्मक आवेश होता है। तो कहने का मतलब बच्चों ये चार बातें आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसको एग्जाम में आप अच्छे ढंग से लिख सकें। आपसे कई बार पूछा गया कि डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत क्या है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कुछ आगे की बात बताएं। अब एक बात आप लोग ये ध्यान दें कि जब ये बातें लगभग 100 वर्ष तक मानी गई, कितने वर्ष तक, लगभग 100 वर्ष तक यही बात डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत चलता रहा, पूरे दुनिया में चलता रहा। ये जो चार बातें इन्होंने बताई थी, लगभग 100 वर्षों तक परमाणु के बारे में यही माना गया। लेकिन धीरे धीरे बातें बनती गई, आगे समय बीतता गया, और भी बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे ऐसे रसायन शास्त्र के जो ज्ञाता थे, जो विद्वान थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी परमाणुओं पर अपना अध्ययन शुरू किया। तो क्या हुआ कि बातें तो सब वही थी, यद्यपि जो भी जॉन डाल्टन साहब ने बताया था अपने परमाणुवाद सिद्धांत में, वो सारी बातें बिल्कुल सही थी, लेकिन कुछ बातें गलत भी निकली।
क्योंकि जब जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था तो उतना विज्ञान डेवलप नहीं था, लेकिन 100 साल के बाद आप जानते ही बच्चों कि 100 साल के बाद स्थिति बहुत चेंज हुई होगी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई होंगी, बहुत सारी तकनीकी आई होंगी और बहुत सारे अनुभव आए होंगे। उसके आधार पर जब हम परमाणु पर जब वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन शुरू किया तो सारी बातें तो मिली, लेकिन एक बात जो थी वो जॉन डाल्टन का खतरे में पड़ गया। वो ये था, जो दूसरी बात थी ये कट कर दी गई। कहने का मतलब ये बात सही निकली कि परमाणु सभी पदार्थों के सूक्ष्मतम कण होते हैं, चलिए मान लेते हैं। ये बात भी मान लिया गया कि परमाणु गोलाकार होते हैं, ये बाद में भी सिद्ध हुआ कि परमाणु गोलाकार होते हैं। तीसरी बात जो यहाँ पर चौथा है वो था कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही निकली। लेकिन बच्चों जो ये दूसरी बात इन्होंने बताई थी कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता, इनसे छोटा कोई दूसरा कण नहीं होता, तो आगे वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं भाई डाल्टन साहब आपने ये बात गलत कहा है, आपने बिल्कुल गलत बता दिया है। अब बात आई कि भाई गलत बता दिए हैं, 100 वर्षों तक तो हम लोग यही जानते रहे कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, लेकिन आगे जब 100 वर्षों के बाद जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य नहीं होते हैं बल्कि वो विभाजित होते हैं, अर्थात परमाणुओं को भी विभाजन किया जा सकता है, उसे तोड़ा जा सकता है। और बताइए परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, परमाणुओं को हम अपनी साधारण आंख से नहीं देख सकते। अब सोचिए कि जब परमाणु जब टूटेंगे तो कुछ न कुछ तो तब भी बनेगा, तो टूटेंगे तो बनेगा, क्या बनेगा अब उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन बात यहां पर आपको यह बता दें कि सारी बातें सिद्ध हो गई, लेकिन एक बात वहां पर निकल के आई कि परमाणु विभाजित होते हैं। अगर सारी चीज को सेम रखें, एक बात बदल दें कि परमाणु विभाज्य होते हैं, तो उसी को कहा गया डाल्टन का नव परमाणुवाद सिद्धांत। नव माने नया, डाल्टन का नव परमाणुवाद सिद्धांत कहा गया या डाल्टन का आधुनिक परमाणुवाद सिद्धांत कहा गया। तो आप क्वेश्चन को जब देखें तो उसका मतलब शब्द पे पकड़े कि पूछ क्या रहा है। अगर डाल्टन का परमाणुवाद कहे तब तो आप इसको लिखेंगे, पूरी बात लिखेंगे, अविभाज्य वाला लिखेंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए कि डाल्टन का नव परमाणुवाद सिद्धांत लिखिए या डाल्टन का आधुनिक परमाणुवाद सिद्धांत लिखिए, तो आपको एक करेक्शन यहां पर करना पड़ेगा कि परमाणु विभाज्य होते हैं। तो आप ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग थोड़ी सी चर्चा आगे करते हैं। ओके चलिए, तो ये आपका डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत आप देख लिए कि क्या डाल्टन ने बताया था परमाणुओं के बारे में। तो डाल्टन ने बताया कि परमाणु जो होते हैं अविभाज्य होते हैं, लेकिन 100 सालों के बाद पता लगा कि नहीं, परमाणु भी विभाजित होते हैं। तो जब परमाणु विभाजित होते हैं, मान लीजिए ये परमाणु है, यहां पर परमाणु ले लेते हैं, ये परमाणु है, अब ये टूटेगा तो कुछ न कुछ बनेगा, क्या बनेगा? तो दो प्रकार के कण मिले, एक अस्थाई, कुछ कण ऐसे थे जो अस्थाई कण थे, परमानेंट, और कुछ कण ऐसे थे जो अस्थाई प्रकृति के थे, टेम्परेरी, अस्थाई कण। ध्यान दें, ये नव परमाणुवाद की चर्चा अब चल रही है, चूंकि परमाणु भी अब टूट रहे हैं। चूंकि परमाणुवाद में, डाल्टन के परमाणुवाद में कहा गया कि परमाणु टूटते नहीं है, परमाणु अविभाज्य होते हैं, लेकिन अब परमाणु टूट रहे हैं। 100 साल के बाद जो घटना घटी कि परमाणु टूट रहे हैं, तो टूटेंगे तो क्या होगा? तो स्थिति क्या हुई कि परमाणु जब टूटे तो दो प्रकार के कण हुए, एक अस्थाई कण और दूसरा अस्थाई कण। अस्थाई कण को भी 3 ग्रुप में टूटे, जो कण निकले जो अस्थाई प्रकृति के थे वो 3 प्रकार के कण थे। आपने नाम सुना होगा 9th में भी, 10th में भी, और ये क्लास 11th का है। तो कौन कौन से कण है, कोई आप लोग बताइए कमेंट में आप लोग कि वो अस्थाई कण कौन कौन से थे। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही बिल्कुल बता रहे हो। वो थे, पहला जो कण था वो था इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो था वो है प्रोटॉन, और तीसरा बेटा क्या है, न्यूट्रॉन। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो परमाणु जब टूटा तो कुछ अस्थाई कण मिले
और अस्थाई कण में 3 प्रकार के अस्थाई। अस्थाई क्यों कहा गया? क्योंकि ये जब टूटे, जब निकले तो ये हमेशा इसी रूप में थे। ये कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। पहला था इलेक्ट्रॉन, दूसरा था प्रोटॉन और तीसरा था न्यूट्रॉन। और यहां पर अस्थाई कण के रूप में भी कुछ निकले, जैसे उसमें था मेसान, कई बार पूछा गया है, मेसान, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, इसी में लिख दे रहे हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ये कई बार आपके नीट की परीक्षा में पूछा गया है, आपके मेडिकल परीक्षा में या आईआईटी में भी पूछा गया कि मेसान किस प्रकार का कण है। तो मेसान जो है वो अस्थाई कण है, अब परमाणु से ये भी निकला है। तो कहने का मतलब आप यहाँ पर आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ताकि क्लियर हो कि परमाणु जब टूटते हैं तो 2 हिस्से में टूटते हैं। कुछ कण ऐसे होते हैं जो अस्थाई होते हैं और कुछ कण ऐसे होते हैं जो अस्थाई होते हैं। अस्थाई कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं और अस्थाई कण में मेसान, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो आते हैं। इनको अस्थाई क्यों कहा गया, इनको अस्थाई क्यों कहा गया, इसकी चर्चा बात आपको बता ही दे थोड़ा सा कि अस्थाई कण इनको इसलिए कहा गया कि ये जब बने तो परमानेंट बने ही रहे। लेकिन ये जब बने, जब प्रोटॉन टूटा, जब परमाणु आपका टूटा, तो ये सब जब बने तो इनका रूप बदल रहा था। कभी मेसान था तो पॉजिट्रॉन हो जाता था, कभी न्यूट्रिनो में बदल जाता था, मतलब उनका कोई रूप स्थिर नहीं था। तो इसलिए इनको क्या कहा गया? अस्थाई कण कहा गया। तो ये हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर इनके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो समझ लीजिए हम रसायन विज्ञान नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि पूरे रसायन विज्ञान में कहीं न कहीं परमाणु और उससे संबंधित जो कण है इसके बारे में चर्चा की गई है। तो बच्चों, ये जो आपके अस्थाई कण थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको परमाणु का क्या कहा गया? मूल कण कहा गया। क्या कहा गया? मूल कण या मौलिक कण। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणुओं के मूल कण कौन कौन से हैं। तो परमाणुओं के मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बात आगे थोड़ी सी हम करें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रही है, ताकि एक एक के बारे में हम लोग चर्चा अच्छे ढंग से कर सकें। अब हम लोग ये जानेंगे कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, इसके बारे में कैसे पता लगा, किस प्रकार से इनकी खोज हुई। अब हम एक एक करके आज हम सबसे पहले इस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकें। और बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप नोट्स में भी इसको लिखते चलेंगे ताकि एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? ठीक, चलिए आइए देखते हैं। अब इतनी बातें जब हो गई, इसके बाद आता है, चलिए इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज, चलिए इसके बारे में थोड़ा अध्ययन हम लोग करें। क्या था, कैसे था, किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों के बारे में खोजे, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बताया जाता है कि एक प्रयोग किया गया था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था प्रयोग में, कि कांच की एक नली ली गई थी जिसे विसर्जन नली कहा गया। कुछ इस तरीके से कांच की एक नली ली गई, एक पाइप टाइप से, आप लोग देखते चलें। ये कांच की नली थी। कांच की नली में क्या हुआ, एक कांच की नली थी, आप देखते भी चलें। ये कांच की नली है, कांच की नली, विसर्जन नली भी कह सकते हैं, विसर्जन नली थी। इसमें क्या हुआ कि एक जगह ऐसे पाइप लगा था ये,
और ये पाइप इसलिए लगा था कि अंदर से जो हवा हो उसको हम बाहर निकाल सकें, इसको हम हवा बिल्कुल मुक्त कर सकें, निर्वात उत्पन्न कर सकें, अर्थात ये निर्वात ट्यूब था। इसको कहा गया निर्वात ट्यूब, निर्वात पाइप, निर्वात पंप, आप ऐसा लिख दें, निर्वात पंप था। इसके बाद इस कांच की नली में क्या हुआ कि दोनों तरफ धातु के 2 छड़ लगाई गई, धातु के 2 छड़ें लगाई गई, इसे रॉड, एक यहां लगाया गया और एक यहां लगाया, धातु की 2 छड़ें लगाई गई। और ये जो धातुओं के छड़ थे इनको क्या कहा गया, इलेक्ट्रोड कहा गया। धातुओं का जो छड़ था इनको क्या कहा गया, इलेक्ट्रोड। तो इसमें एक इलेक्ट्रोड जो था वो ऋणात्मक था और एक इलेक्ट्रोड क्या था, धनात्मक था। तो जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड था उसको कहा गया कैथोड, यहां पर लिख लेते हैं कैथोड, कैथोड। और जो ये धनात्मक इलेक्ट्रोड था इसको कहा गया एनोड। याद रखें, आप चित्र भी बनाते चलेंगे। क्या हुआ, सबसे पहले हुआ क्या कि कांच की एक नली ली गई, कांच का एक पाइप लिया गया और पाइप की शक्ल कुछ इस तरीके से थी कि यहाँ पर एक निर्वात पंप लगा था कि जिससे हवा धीरे धीरे चूस के बाहर खींचा जा सके, अर्थात इसके अंदर हवा न बने। और हवा इसलिए इसका बाहर निकाल दिया गया कि जब हवा इसमें रहेगा तो हवा का क्या होगा, एक दाब बनेगा। तो हम यहाँ पर जो प्रैक्टिकल उस समय किया गया था वो दाब, निम्न दाब रखने के लिए, अर्थात निम्न दाब, निम्न का मतलब होता है एकदम कम, कहने का मतलब इस पाइप में निम्न दाब उत्पन्न करने के लिए इस निर्वात पंप से क्या किया गया, जो इसके अंदर जो हवा था उसको क्या किया गया, बाहर चूस लिया गया, खींच लिया गया। उसके बाद दोनों किनारों पर धातु की 2 छड़ें लगाई गई। इसमें जो ऋणात्मक जो छड़ था उसको कैथोड कहा गया और जो धनात्मक छड़ था उसको एनोड कहा गया। इसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों कि ये जो आपके जो छड़ें थी कैथोड और एनोड, इसको फिर तार की सहायता से क्या हुआ कि इसमें हाई वोल्टेज, बहुत ही उच्च वोल्ट इसमें प्रवाहित किया गया। कहने का मतलब यहाँ पर हाई वोल्ट, हाई वोल्ट का मतलब यहाँ लगभग 10,000 वोल्ट का यहाँ पर एक लगाया गया। कुछ इस तरीके से संरचना थी, मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये लगभग जो बैटरी थी उसका जो पोटेंशियल था, जो विभव था, वो लगभग 10,000 वोल्ट का था। बहुत ही ज्यादा होता है। आपके घर में जो बल्ब जलता है वो लगभग 100 वाट और 120 वाट 150 वाट का होता है, लेकिन ये 10,000 वाट का था, वोल्ट का था। सोच सकते हो कि कितना हाई वोल्ट यहाँ पर प्रयोग किया गया। अब सोचो स्थिति क्या बनाई गई, फिर से आप लोग समझें कि एक कांच की नली ली गई, कांच का, जिसको हम कांच की विसर्जन नली कहे। इस विसर्जन नली में एक तरफ निर्वात पंप लगा था और उस निर्वात पंप की सहायता से क्या किया गया कि इसके अंदर की जो हवा थी वो चूस लिया गया, खींच लिया गया, और इसलिए उसको हवा पूरा निकाल दिया गया ताकि उसके अंदर क्या पैदा हो जाए, निम्न दाब। भाई हवा रहेगी तो दाब डालेगी। भाई कोई भी हवा है, जैसे इस कमरे में हवा है तो हवा क्या करती है, हमारे ऊपर दबाव डालती है। तो इसके अंदर हम निम्न दाब पैदा करने के लिए, निम्न दाब का मतलब बहुत ही कम, लगभग 10⁻³ mm मिलीमीटर पारा, बहुत ही कम, -3 में है बच्चों। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही कम दाब इसमें उत्पन्न किया गया। और फिर क्या किया गया कि इसमें पूरे पाइप के दोनों सिरों पर क्या हुआ कि धातु की 2 छड़ें लगाई गई। पहला छड़ जो ऋणात्मक था उसको कैथोड कहा गया और दूसरा जो धनात्मक था उसको एनोड कहा गया। फिर क्या हुआ कि दोनों छड़ों को हाई वोल्ट से, लगभग 10,000 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया और यहाँ पर एक चाबी लगी थी। चाबी का मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो उठा है, इसको जैसे ही इस पे कनेक्ट करे पूरी धारा प्रवाहित शुरू हो जाती है। कहने का मतलब जैसे आप बल्ब जलाते हो, जब तक पॉजिटिव निगेटिव दोनों नहीं मिलता है तब तक बल्ब नहीं जलेगा। तो इसको ऐसे इसलिए चाबी है और ये चाबी जब करंट, जब क्या हुआ, जैसे इसको इसमें टच करेंगे तुरंत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो ये एक
एक्सपेरिमेंट इस तरीके से बनाया गया तो हुआ क्या कि जैसे ही चाबी को ऑन किया गया, जैसे ही चाबी को टच किया गया तो देखा गया कि क्या होता है कि कुछ अजीब सी घटना दिखाई देने लगी। क्या घटना दिखाई देने लगी? यहां पर देखा गया कि ये जो कैथोड है, कैथोड के सामने जो ये दीवार है कांच की, ये सामने इधर है, वहां पर कुछ चमक दिखाई पड़ी, कुछ चमचम दिखाई पड़ा। जैसे बिजली चमकती है तो उजाला हो जाता है, वैसे इस कांच की नली में कैथोड के सामने इस दीवार पर कुछ चमक दिखाई पड़ी। चमक देखने पर क्या प्रतीत हुआ? भाई ये चमक आ कहां से रही है? तो वैज्ञानिक जो जो इसका एक्सपेरिमेंट जो लोग कर रहे थे वो सोचे कि ये चमक कहां से आ रही है। तो उन्होंने सोचा कि भाई थोड़ा अध्ययन किया जाए। ऐसे भाई कोई जरूरी, वहां पर उनको पता थोड़ी था कि हम इलेक्ट्रॉन की खोज कर रहे हैं। वो तो एक एक्सपेरिमेंट, जैसे वैज्ञानिकों का अपना एक स्वभाव होता है बच्चों, कुछ न कुछ तिकड़मबाजी भिड़ाओ, तिकड़मबाजी भिड़ाते रहो। एक तिकड़मबाजी थी, जरूरी ना, वो दिमाग में उनको कोई पहले से नहीं सेट था कि ऐसा कर रहे हैं तो आज हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। आज हमारे लिए आसान लग रहा है, लेकिन सोचो जब वैज्ञानिकों ने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा तो एक नई पहल हुई होगी। तो कहने का मतलब ऐसा करने पर क्या हुआ, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर इन्होंने देखा कि एक जिंक सल्फाइड एक रसायन होता है, उसको इन्होंने यहाँ पर लेप कर दिया, जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड। और जिंक सल्फाइड का काम क्या होता है कि अगर इससे कोई कण अगर टकराता है तो बहुत तेज चमकता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो चमक थोड़ा कम दिखाई पड़ रही थी, जब यहां पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दिए तो एकदम चमकने लगा। क्योंकि उसका नेचर ही यही होता है कि जैसे जिंक सल्फाइड से कोई कण टकराएगा तो चमकेगा। तो ऐसी स्थिति में जब हुआ तो ये चमक बहुत तेजी से दिखाई दिया। तो वैज्ञानिकों ने सोचा भाई क्या है, कैसे है? तो इन्होंने बताया कि शायद कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी किरणें हैं जो कैथोड से निकल रही हैं, कैथोड से निकल, इसको मिटा दे रहे हैं, अंदर की बात है। यहां पर कैथोड से कुछ किरणें हैं जो चल रही हैं और किधर जा रही हैं? एनोड की ओर जा रही हैं। और ये किरणें ही जाकर टकरा रही हैं और टकराने के बाद क्या पैदा कर रही हैं? चमक पैदा कर रही हैं, लाइट उत्पन्न कर रही हैं। और चूंकि ये कैथोड से उत्पन्न हो रही थी इसीलिए इन किरणों का नाम क्या कहा गया? कैथोड किरण, कैथोड किरण। बातें एकदम समझ में आप लोगों के आ रही होंगी कि कैथोड किरण कैसे, इनको कैथोड किरण कहा गया? चूंकि ये कैथोड से उत्पन्न हो रही थी, कैथोड से उत्पन्न होके सामने वाली दीवार पर चमक उत्पन्न कर रही थी, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? कैथोड किरण। तो कैथोड किरण के बारे में अध्ययन हुआ कि अब ये कैथोड किरणें हैं। अब इतनी बातें आप लोग समझ गए एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कि कैथोड किरणों की खोज हुई। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूंकि बोर्ड छोटा है, इसको मिटा के हम कैथोड किरणों के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। और इन्हीं कैथोड किरणों से अभी आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉन आता है। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लोग पढ़ते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन नामक चिड़िया अभी कैसे आपके सामने प्रकट होती है आप लोग देखिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बोर्ड छोटा है बच्चों, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। चलिए इसी में थोड़ा समझाते हैं आपको। अब ये कैथोड किरण हमें मिल गई, कैथोड किरण मिल गई, तब इनके गुणों के बारे में अध्ययन शुरू हो गया। नाम तो उसका कैथोड किरण रख दिया गया। क्यों रख दिया गया? क्योंकि ये कैथोड से निकली थी, इसलिए इनको कैथोड किरण कहा गया। तो अब इनके बारे में वैज्ञानिकों को और थोड़ा उत्सुकता हुआ और इंटरेस्ट हुआ कि तो यार बड़ा बढ़िया चीज मिल गया। एक्सपेरिमेंट किए, एक नई किरण हमें प्राप्त हो गई, कैथोड किरण। अब इसके बारे में इसकी पूंछ उखाड़ना शुरू कर दिए, इसका बाल का खाल निकालना प्रारंभ कर दिए कि अब इसके गुणों के बारे में अध्ययन शुरू हो गया। तो बच्चों इसके गुणों के बारे में जब इन्होंने अध्ययन किया तो पहला गुण इनको जब जो मिला वो क्या था कि चूंकि ये कैथोड किरणें जो है, ये क्या है कि कैथोड अर्थात कैथोड किरण में कैथोड इलेक्ट्रोड से निकला था और कैथोड का जो आवेश था वो ऋणावेश था। इसलिए इन्होंने पहली बात जो बताई कि कैथोड किरणें ऋणावेशित
होती हैं। भाई जो जिससे निकलेगा वैसे ही तो प्रकृति होगा उसका, जाहिर सी बात है कि चूंकि ऋण आवेश से निकल रही हैं तो इन पर भी कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। तो कैथोड किरण का जो पहला गुण निकला बच्चों वो क्या था, कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको मिटा ही दें। आप लोग दिमाग में चित्र रखिएगा, क्योंकि हमें जरूरत फिर पड़ेगी, फिर बना लेंगे। आइए कैथोड किरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहली बात जो आपको मिला कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं। पहला, कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। अब ये तो पहली बात आ गई। अब दूसरी बात जो कैथोड किरणों के बारे में जब अध्ययन किया गया तो दूसरी बात से ये पता चला कि कैथोड किरणें जो निकल रही हैं उन पर विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव भी पड़ता है। क्यों ऐसे पता चला? जो आपका ये एक्सपेरिमेंट जो बनाया गया था, ये था उसको जो जोड़ा गया था इस तरीके से, थोड़ा सा हम जल्दी से बना लेते हैं इस तरीके से। तो जो निकला था ये कैथोड से, ये एनोड था, तो यहां से जो निकला था ये किरणें निकल रही हैं ये इस तरीके से। तो इन पर क्या हुआ कि क्या किए कि यहां पर इन लोगों ने चुंबक लगा दिया, ये दोनों तरफ चुंबक लगा दिए। ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। तो जब ये चुंबक दो लगा दिए गए यहां पर, तो जब ये जैसे ही ये जोड़ा गया कुंजी, इसकी कुंजी जैसे ही जोड़ी गई तो क्या हुआ, फिर से वही प्रयोग हुआ। लेकिन फिर स्थिति क्या हुई, जो कैथोड किरणें थोड़ा सीधी जा रही थी वो थोड़ा जगमगाने लगी, थोड़ा उनमें उलझन शुरू हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि ये उलझन जो हो रहा है इसी चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात ये चुंबक है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया होगा। तो कैथोड किरणों पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। तो ये दूसरी बात निकल के सामने आई कि कैथोड किरणों पर चुंबकीय व विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र तो आप देख रहे हैं, विद्युतीय क्षेत्र का भी प्रैक्टिकल किया गया कि ये चुंबक से, तो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव तो है ही है, विद्युतीय क्षेत्र का भी प्रभाव यहां पर किया गया। यहां पर जो दो इलेक्ट्रोड लगाए गए, एक जो है धन इलेक्ट्रोड था, एक ऋण इलेक्ट्रोड था। तो चूंकि चुंबक ये क्या थी, कैथोड किरणें चूंकि ऋण आवेशित थी तो ये अपने आप जो सीधा जाना था, जैसे ही यहां पर दो इलेक्ट्रोड धन और ऋण लगाए गए तो ऋण था तो किधर मुड़ेंगी, धन की ओर मुड़ने लगी। ये भाई ऋण जो है वो धन की ओर मुड़ेगा। इससे एक बात और सिद्ध होती है, जो हमने एक लिख दिया कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। आपसे हो सकता है पूछ ले कोई कि आप सिद्ध करके बताओ कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। तो आपने तो पहली बात ये बता दो कि ये कैथोड से चूंकि निकल रही हैं, कैथोड से उत्पन्न हो रही हैं, तो कैथोड चूंकि ऋणात्मक होता है इसलिए ये भी ऋणात्मक होंगी। अगर इस पर भी वो ना माने, वो आपसे कुछ और उगलवाना चाहे तो आप एक बात और उगल दो, उसकी चूनी टाइट कर दो। क्या टाइट कर दो कि अगर कैथोड किरण के मार्ग में अगर हम विद्युतीय क्षेत्र लगा दें, धन और ऋण इलेक्ट्रोड लगा दें, तो चूंकि ये ऋणावेशित होती हैं इसलिए धन आवेश की ओर मुड़ जाती हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि कैथोड किरणों पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। तो बच्चों कोई भी चीज हमसे घुमा के भी पूछा जाए तो हम बात को बता सकें, हम अपनी बात को लिख सकें, उसीलिए हम आपको ये सारी बातें बता रहे हैं। तो कैथोड किरणों पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। ये बात का बिल्कुल प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया, अब इसको कोई काटने वाला नहीं है। तो ये बातें आप देख रहे हो कि कैथोड किरणों पर चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रभाव था और विद्युतीय क्षेत्र का भी प्रभाव है। इसके बाद आप देखें दूसरा क्या था, अगला जो गुण था कैथोड किरणों के बारे में। बातें आप लोगों को हमको लगता है समझ में आ रही होंगी बच्चों, इसको आप नोट भी करते चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर आपको पूरे रसायन विज्ञान में आपकी मदद करेगा। इसके बाद क्या हुआ बच्चों
कि वैज्ञानिकों ने देखा कि जो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, ये ब्लैक बोर्ड छोटा होने के नाते मुझे बार बार बनाना पड़ रहा, व्हाइट बोर्ड छोटा है इसलिए चित्र मुझे बार बार बनाना पड़ रहा है। ये जो 2 इलेक्ट्रोड इन्होंने लगाया था इस तरीके से ऋण और धन का, इन्होंने क्या किया कि जैसे ही इसको जोड़े, जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने ऐसे इस तरीके से कुछ ऐसे बना दिए थे, जल्दी जल्दी बना रहे हैं आप लोग, देखो कैसे क्या हुआ था कि कैथोड किरणें निकल रही है, जैसे ही जोड़ा गया शुरू हो गया चमक। ये वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इनके रास्ते में एक कोई पदार्थ इन्होंने रख दिया। मान लीजिए यहां पर कोई एक पदार्थ रख दिए इस तरीके से, पदार्थ। तो जब पदार्थ को ईंट के मार्ग में रख दिया गया तो इस पदार्थ की छाया यहां पर पड़ गई। जैसे परछाई होती है, हम लोगों की परछाई पड़ रही है, अर्थात जैसे लाइट है, हमारे ऊपर लाइट पड़ती है तो हमारी छाया हमारे पीछे पड़ती है, तो इसकी छाया जो है इस यहां पर बनने लगी। ये छाया है, ये तो ओरिजिनल है लेकिन ये उसकी छाया है। तो इस बात से वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। छाया तभी बनेगी बच्चों जब सीधी, अगर मान लीजिए प्रकाश ऐसे भी चल जाती, प्रकाश अगर ऐसे घूम के चली जाती तो हमारी आपकी छाया न बनती, परछाई न बनती। भाई जैसे सूरज निकल रहा है, सूरज निकला है, हम लोगों की छाया बनती है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम खूब लंबी लंबी बनती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता है हमारी छाया धीरे धीरे छोटी होती जाती है। ये छाया क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो चूंकि जब टकराएगी तो उतनी दूर वो पार नहीं कर पाएगी, तो हमारी छाया पीछे बना लेगी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें क्या होती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। थोड़ा सा शार्ट में लिख देते हैं, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ये अगला पॉइंट है। ये कैथोड किरणों के गुण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, कि कैथोड किरणें क्या होती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। इससे भी आपसे पूछा जा सकता है घुमा के कि आप सिद्ध करके बताइए कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। तो आप बता सकते हो कि कैथोड किरणों के मार्ग में अगर कोई भी वस्तु हम रख देते हैं, कोई भी पदार्थ हम रख देते हैं, तो उस वस्तु की छाया, उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु की परछाई सामने पड़ती है। इससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। अगले पॉइंट के बारे में हम लोग चलते हैं। जो अगला गुण है कैथोड किरणों के बारे में, वो क्या था? फिर क्या किया वैज्ञानिकों ने, इसी में थोड़ा संशोधन कर लेते हैं। ये क्या किए वैज्ञानिकों ने कि ये उन्होंने क्या किया कि यहां पर एक पहिया उन्होंने लगा दिया। पहिया जो था पंखा टाइप से, हल्का पंखा एक तो लगा दिए, यहां पर मान लो लगा दिए ये। और जैसे ही चाबी उन्होंने ऑन किया, कैथोड किरणें चलना शुरू हो गई। और कैथोड किरणें जब चली तो पंखा धीरे धीरे क्या होने लगा, चलने लगा, आराम से धीरे धीरे मूव करने लगा। तो इन्होंने सोचा कि यार ये पंखा जो है, कैथोड किरणें जब चल रही हैं तो ये पंखा धीरे धीरे चल रहा है। इससे इन्होंने सिद्ध किया कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। उसमें कण हैं जो टकरा रहे हैं और पंखुड़ी उसका घूम रहा है। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं और इन्हीं कणों को कैथोड कण कहा गया। इसको हम लिख लेते हैं, कैथोड किरणें, इसको मिटा देते हैं। कैथोड किरणें छोटे छोटी ऐसा लिखें, या छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें कैथोड कण, किरण नहीं, कैथोड कण या बीटा कण, याद रखें बीटा कण या इलेक्ट्रॉन इन्हीं का नाम था बच्चों। बीटा कण को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें कैथोड कण या बीटा कण या इलेक्ट्रॉन कहा जाता है।
और ये इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने नाम दिया जे टॉमसन ने दिया था। जे टॉमसन महोदय ने इन्हीं बीटा कणों को क्या कहा? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के खोज करने का श्रेय किसे जाता है? जे टॉमसन को जाता है। तो कहने का मतलब आप देख रहे हैं कि जब बीटा किरणों के गुणों का अध्ययन हुआ तो उसमें यह पता चला कि बीटा किरणें या कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से बने हैं। क्यों बने हैं? आपने देखा कि जब हल्का पंखा वहां पर लगाया गया तो पंखा जैसे ही जोड़ा गया वो धीरे 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 घूमने लगा। तो घूमने लगा तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो कैथोड किरणें हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं। तो उस समय तो इन कणों को क्या कहा गया? बीटा कण। लेकिन बाद में जे टॉमसन ने इन्हीं बीटा कण को क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को खोज करने का श्रेय कई बार आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा? जे टॉमसन ने खोजा। इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले ले तो कुछ और बातें हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, चलिए इसके बाद क्या हुआ बच्चों? अब इलेक्ट्रॉन या बीटा कण या कैथोड कण मिल गया। फिर क्या हुआ बच्चों? अब आगे चल के स्थिति क्या हुई कि जो हमें इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन अब कह सकते हैं चूंकि इलेक्ट्रॉन की खोज हमने कर लिया, इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया। और किस प्रयोग से मिला? आपने उस प्रयोग को भी देख लिया। एक कांच की नली का प्रयोग, विसर्जन नलिका का प्रयोग करके हमने देखा इलेक्ट्रॉन की खोज हमने कर ली। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि एक यही वैज्ञानिक जो जे टॉमसन महोदय थे, जे टॉमसन बहुत ही होशियार आदमी थे भैया ये। जे टॉमसन जो थे इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का मतलब इन पर चूंकि ऋणावेश होता है, अभी अभी मैंने देखा आपको बताया कि इन पर ऋण आवेश होता है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात निकाला। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, और यम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाला तो 1.75 गुणे 10 की घात 11 यहां आवेश को कूलाम लिखते हैं और बटे द्रव्यमान को क्या है? किलोग्राम में लिखते हैं। तो जे टॉमसन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकाली। क्या निकाला? इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात। और ये जो अनुपात इन्होंने निकाला वो अनुपात कितना आया? 1.75 गुणे 10 की घात 11। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर ये कहां से आ गया, ई और यम का मान पता ही नहीं है तो ये कहां से आ गया? तो ये आपके कोर्स में बच्चों नहीं है और इसकी चर्चा हम लोग करेंगे तो आगे करेंगे, 12th क्लास में बताई जाएंगी। तो आप इतना भी जानिए कि जब जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और उनके द्रव्यमान का अनुपात निकाला तो वो इतना निकला। आगे चल के एक मिलिकन नामक वैज्ञानिक थे, मिलिकन याद रखें। ये दोनों लोग मिलकर तहलका मचा दिए इलेक्ट्रॉन के बारे में। एक तो जे टॉमसन ने नाम भी दिया था इलेक्ट्रॉन का, और जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को भी इन्होंने निकाल दिया। तो बाद में ये मिलिकन साहब भी आए, इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना की और इन्होंने तेल बूंद सिद्धांत दिया। मिलिकन का तेल बूंद सिद्धांत, तेल से अर्थात तेल के बूंद से इन्होंने आवेश की गणना की जो कि आपके कोर्स में नहीं है। अर्थात ना तो आपको ये जानना है कि बटे यम का मान कैसे निकला और ना तो मिलिकन का तेल बूंद सिद्धांत आपको पढ़ना है, वो भी आपके कोर्स से हट गया है। लेकिन मिलिकन ने इस सिद्धांत से, तेल बूंद के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो गणना की वो आया बच्चों -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये याद रखें, मिलिकन साहब ने एक इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाला कितना? -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो ये तो निकल गया। अब बात आई कि जब ये बातें पता लग गई तो हमें एक बात तुरंत आ गया। अब इसकी सहायता से हम यम का मान निकाल लिए। कैसे निकाल लिए?
E/m का मान जे टॉमसन ने कितना निकाला था, 1.75 गुणे 10 की घात 11। आप लोग मैथ तो आपकी अच्छी ही है, आप देखिए कैसे क्या करेंगे। और मिलिकन के आधार पर उन्होंने क्या निकाला था, ई का मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहां पर माइनस न लगा के केवल इसका वैल्यू लिखेंगे, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम बटे यम का मान हमें निकालना है, यम बराबर 1.75 गुणे 10 की घात 11। अगर इसको हम तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यम का मान बच्चों आता है, आप लोग कैलकुलेट करिएगा, आएगा 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो भी आ गया। कहने -31, सोच सकते हैं कितना छोटा होता होगा, -31, 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। अब आप सोच सकते हो कि ये दोनों वैज्ञानिकों की मदद से इलेक्ट्रॉन का आवेश भी निकल गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी निकल गया, और हम किस प्रकार से कैलकुलेट करके एक इलेक्ट्रॉन के बारे में समस्त चीजों को हम लोग जान गए। अब हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में इससे ज्यादा कुछ हमें जानने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, आपने एक्सपेरिमेंट देखा, एक प्रयोग करके देखा कि एक कांच की विसर्जन नलिका लेके उसको फिर क्या किया गया कि उसमें निम्न दाब पैदा किया गया, फिर उसमें हाई वोल्ट लगा के देखा गया तो कैथोड से कुछ किरणें निकल रही थी, और कैथोड से जो किरणें निकल रही थी वो सामने वाली दीवार पर चमक उत्पन्न कर रही थी। इन्हीं किरणों को कैथोड किरण कहा गया। फिर कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया गया, जिसमें हमने आपको बताया कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। कैसे ऋणावेशित होती हैं, क्योंकि ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से कैथोड से निकल रही थी, इसलिए इन पर आवेश कैसा हुआ, ऋणावेश हुआ। दूसरी बात से हमने ये भी आपको बताया कि जब इनके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया तो कैथोड किरणें किधर मुड़ी, धन आवेश की ओर। क्योंकि ऋण था इसलिए किधर मुड़ी, धन आवेश की। अगर वो धन थी होती तो ऋण की ओर मुड़ती। जाहिर सी बात है कि जो विपरीत आवेश होते हैं वो आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे लड़का लड़की एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं, लेकिन लड़का लड़का एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, लड़की लड़की एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक लड़का एक लड़की खड़ी है, दोनों में आकर्षण शुरू हो जाता है, प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से विद्युतीय क्षेत्र का भी प्रभाव इलेक्ट्रॉनों पर पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चूंकि ऋणावेश होता है इसलिए हमेशा किधर मुड़ेंगे, धन आवेश की ओर मुड़ेंगे। इससे यह बात एकदम सिद्ध हो जाती है कि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणावेश होता है वो अभी अभी आपने देखा कि मिलिकन के तेल गुण सिद्धांत से मिलिकन ने बताया था कि जो ऋणावेश होता है वो इतना होता है। याद रखें बच्चों, ये वैल्यू आपसे सब पूछी गई है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो -1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलाम। किसने बताया था, मिलिकन ने। किस सिद्धांत के आधार पर, तेल बूंद सिद्धांत के आधार पर। फिर उसके बाद जे टॉमसन ने E/m, E का मतलब आवेश है और m का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उनका एक अनुपात निकाला, 1.75 गुणे 10 की घात 11 निकला था। फिर इन्हीं दोनों की मदद से हमने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की भी गणना कर ली, जो कि 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम प्राप्त हुआ। अब ये जो आपने देखा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और इलेक्ट्रॉन के में जो कैथोड किरणें थी, बीटा किरणें थी, उन्हीं को बीटा कण कहा गया, और बाद में आगे चल के जे टॉमसन ने बीटा कणों को ही क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। तो बच्चों आज हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, उनके बारे में जितनी बातें थी जो भी जरूरी थी, और इतना हमको लगता है कि इतना पर्याप्त है कि अगर इतनी बातें अगर आप एग्जाम में लिख देंगे तो हमको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका 1% मार्क काट दे। और दूसरी बात, अब आगे जो है परमाणु की जो दूसरा जो मूल कण है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसकी चर्चा हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे, परमाणु संरचना के दूसरे पार्ट में करेंगे। लेकिन बच्चों आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको नई ऊर्जा से, नए मोटिवेशन से आपको आगे भी हम इसी तरीके से पढ़ाते रहें और आपका पूरा कोर्स हम समाप्त कर सकें। थैंक यू सो मच।